कल्चरल पेरेंटिंग, ये दो लफ्जों का मजमूआ है, कल्चर एंड पेरेंटिंग। व्हाट इज कल्चर? कल्चर ऐसे वैल्यूज, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आ रहे हैं, यानी इनहेरिटेड हैं। मिसाल के तौर पे मेरे कल्चर का हिस्सा ये है कि लड़कियां घर से बाहर जाके नहीं पढ़ती। अबाओ अजदाद ने ये कहा है, अभी हमारे पेरेंट्स भी ये फॉलो कर रहे हैं और आइंदा आने वाली नस्लें भी यही ट्रेडिशन फॉलो करेंगी। ये कल्चर है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी ने ये रूल नहीं बनाया। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले यकीन है, ट्रेडिशंस हैं, रवायात हैं, तो इसे कल्चर कहा जाता है। व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग किसी भी बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना है, नर्चर करना है, अपब्रिंगिंग करना है, यानी बच्चों की परवरिश को पेरेंटिंग कहा जाता है। व्हाट इज कल्चरल पेरेंटिंग? कल्चरल पेरेंटिंग ऐसा प्रोसेस है जहां पे पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ बिहेवियर या पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल कल्चर से असरअंदाज होता है। जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं उसी कल्चर के मुताबिक वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी अपने आप को चेंज करें या अडॉप्ट करें उस कल्चर को। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल को या इस पेरेंटिंग को कल्चरल पेरेंटिंग कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल पेरेंटिंग की कुछ खुसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पेरेंट्स अपने कल्चर को माइंड में रखते हुए या अपने कल्चर को फॉलो करते हुए अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, ऐसे बच्चे अपनी सकाफती विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज, जो उनके एंसेस्टर्स जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उसकी इज्जत करते हैं और उसको पहचानते हैं। इसके साथ साथ जो कल्चरल हेरिटेज होती है वो बच्चों में सेंस ऑफ रिकॉग्निशन बढ़ाती है। यानी अगर मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई हुई है कि मैं अपने कल्चर को फॉलो करती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स ने कल्चर को फॉलो करना, कल्चर के ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देना सिखाया है, तो इससे मैं अपनी जो सकाफती विरासत है यानी अपने एंसेस्टर्स के कल्चर को समझूंगी भी और दूसरे लोगों के कल्चर को भी इज्जत दूंगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है डिजाइन चाइल्ड्स वर्ल्ड व्यू इन्फ्लुएंसिंग देयर अपब्रिंगिंग, यानी कि दुनिया को देखने का एक नजरिया ही तब्दील कर देती है। कल्चरल पेरेंटिंग दुनिया को देखने का नजरिया कैसे तब्दील करेगी? लेट्स सपोज अगर किसी कल्चर में ये है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना गलत है या पढ़ने लिखने से लड़कियों के पर निकल आते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया टोटली चेंज हो जाएगा। अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस हिसाब से हुई है तो आप दुनिया में हर पढ़ी लिखी खातून को बदतमीज समझेंगे या आप पढ़ाई को खवातीन में नॉर्मलाइज ही नहीं होने देंगे। इसलिए जो कल्चर है उसकी पेरेंटिंग स्टाइल्स पे और आपके दुनिया को देखने के नजरिए पे बहुत गहरा असर होता है। कल्चरल पेरेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों की अपब्रिंगिंग में कल्चर को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानना या बच्चों की अपब्रिंगिंग में कल्चर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह ट्रीट करना क्यों जरूरी है और इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके फायदे क्या हैं? ये बच्चों में सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी यानी कि यकजहती का एहसास बढ़ाती है। लेट्स सपोज मैं एक पख्तून हूं और मैं कराची में रहती हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नमेंट की तरफ से पख्तूनों पे कोई प्रेशर आता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि मेरा अपनी सेम कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए एक यकजहती का एहसास है, एक इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी, उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करूंगी, उनका साथ दूंगी। एंड प्राइड रिगार्डिंग योर कल्चरल बैकग्राउंड, अगर मैं अपने कल्चर से इमोशनली अटैच्ड हूँ, मेरे कल्चर को फॉलो करने वाले या सेम कल्चर वाले किसी इंसान ने दुनिया में कोई कामयाबी हासिल कर रही है, लेट्स सपोज कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है, तो ये मेरे लिए बायस फख्र होगा। बिल्ड फेमिलियरिटी टुवर्ड्स कस्टम्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स, जब पेरेंटिंग में ही, बच्चों की अपब्रिंगिंग में ही कल्चर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाएगा, तो बच्चे अपने कल्चर की रिवायात, उसूलों और यकीनों को बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे और अपनी जिंदगी में उन्हें साथ लेके चलेंगे। इस तरीके से कल्चर को जिंदा रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अबाओ अजदाद का कल्चर खत्म हो जाए। जब पेरेंटिंग में ही कल्चर को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा तो वो कल्चर इस तरीके से जिंदा रखा जा सकता है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं: अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिनकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग भी कहा जाता है। ये ऐसी पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें।
यानी कि अपनी राय अपने बच्चों पे थोपते नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करते हैं। पेरेंट्स उन्हें गाइड करते हैं कि ये रास्ता आपके लिए सही है, आपको इस पे जाना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन सिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को फैसला लेने का इख्तियार भी देते हैं। इट इज कॉल्ड एज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। मिसाल के तौर पे जो कोई एक अथॉरिटेटिव पेरेंट होगा वो रूल्स जरूर बनाएगा कि आपने लेट नाइट बाहर नहीं रहना, लेकिन वो बच्चों को इतनी छूट भी देगा कि अगर कोई स्पेशल इवेंट है तो वो लेट नाइट बाहर रह सकते हैं या उस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अगर कोई रूल बनाया जा रहा है, लेट्स सपोज घर में खाने का टाइम टेबल बनाया जा रहा है कि मंडे को ये बनना चाहिए, फ्राइडे को ये बनना चाहिए, वीक के सारे डेज का एक टाइम टेबल सेट किया जा रहा है, तो उसमें बच्चों की भी राय ली जाएगी और उनके फेवरेट फूड्स को भी ऐड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे भी पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होंगे। इस तरह की पेरेंटिंग को अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग कहा जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग या डिसिप्लिनेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ऐसी पेरेंटिंग होती है जो डायरेक्टिव होती है और इसका ज्यादा फोकस फर्माबरदारी और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी पे होता है। यानी कि इसमें ऐसे रूल्स डाले जाते हैं जहां पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कम होती है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को या पेरेंट्स के डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मिसाल के तौर पे अथॉरिटेरियन पेरेंट एक ऐसा पेरेंट होता है जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है और ज्यादा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं करता। डिसओबीडियंस को मिसबिहेवियर समझा जाता है और उसके लिए हो सकता है पनिशमेंट भी दी जाए। जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्टिव होते हैं, वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ओबीडियंट रहें। यहाँ पे बच्चों की निगोसिएशन के लिए या डिस्कशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत कम स्पेस होती है। ज्यादातर डिसीजंस पेरेंट्स खुद ही लेते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग या इंडल्जेंट पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट्स लीनियंट होते हैं, ये बहुत कम डिमांड्स रखते हैं अपने बच्चों पे। अमूमन ये ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाते, ये अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं। और जो परमिसिव पेरेंट होगा वो अपने बच्चों के लिए एक अथॉरिटेटिव फिगर के बजाय एक दोस्त ज्यादा होगा। जो परमिसिव पेरेंट है वो बच्चों के साथ दोस्ती करेगा, बच्चों को अपने फैसले खुद करने में खुद मुख्तारी देगा और इसके साथ साथ बच्चों को मिसबिहेव करने का टैग बहुत कम लगाएगा। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ये ऐसी पेरेंटिंग है जहां बच्चों को दुनिया की तो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, लेकिन इमोशनली उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वो बच्चों की इमोशनल वेलबींग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बच्चों की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चों से कटे कटे रहते हैं, बच्चों की जरूरियात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशनली निग्लेक्ट करते हैं। टू डायमेंशंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। डायमेंशन कहा जाता है तब्दीली को या किसी बात के पहलुओं को। तो पेरेंटिंग के दो पहलू हो सकते हैं या दो हिस्से हो सकते हैं जिनके हिसाब से पेरेंटिंग चेंज हो सकती है। नंबर वन इज डिमांडिंगनेस एंड द सेकंड इज रिस्पॉन्सिवनेस। Demandingness is the degree of expectation of parents from a kid. Demandingness एक ऐसा लेवल है या ऐसे रूल्स हैं या ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पूरा उतरना चाहिए। जैसे कि एक पेरेंट को चाहिए मेरे बच्चे के हमेशा 90% प्लस मार्क्स आने चाहिए, 90% से ऊपर उसका रिजल्ट आना चाहिए और इसके साथ साथ उसे स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 3 पोजीशंस में से एक होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज डिमांडिंगनेस। अब पेरेंटिंग स्टाइल को ये डिमांडिंगनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जितना लेट्स सपोज एक पेरेंट है वो अपने बच्चे से 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी पेरेंटिंग भी स्ट्रिक्ट होगी। वो अपने बच्चों को बाकी एक्टिविटीज के मुकाबले में पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस ऐसी डिग्री है कि पेरेंट्स सेंसिटिविटी और एक्सेप्टेंस दिखाते हैं अपने चाइल्ड की तरफ, उसकी इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करते हुए। यानी रिस्पॉन्सिवनेस एक ऐसी डिग्री है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने बच्चों की इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स ये नहीं देख रहे होते कि बच्चे को हर हाल में 100% अटेंडेंस चाहिए और 100% रिजल्ट लेना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि हमारे बच्चा एवरेज है, इसके साथ कोई इशू है, तो ये बीमार है, इसकी तबीयत खराब है तो इसे आज छुट्टी कर लेनी चाहिए, या है कोई बात नहीं, इस दफा ये मेंटली डिस्टर्ब था, इसका रिजल्ट आया। यहाँ पे बच्चा
मेन फिगर है। बच्चे की इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहा जाता है? एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिली मेंबर्स हैं या वो लोग हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली के अलावा हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? आपके सिबलिंग्स और पेरेंट्स आपकी न्यूक्लियर फैमिली हैं। इफ यू आर मैरिड देन योर हस्बैंड एंड किड्स आर योर न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन इनके अलावा अदर देन देम ब्लड रिलेशंस के अलावा सारे एक्सटेंडेड फैमिली हैं। इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, चाचू फुप्पो, खाला मामू और उनके बच्चे आ जाते हैं। रोल ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में या सोशल डेवलपमेंट में एक्सटेंडेड फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्सटेंडेड फैमिली में आपके कजिन्स आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल्स, आपकी आंटियां। अब जब आप उन सब के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपको मुख्तलिफ तबीयत के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, और ये आपके सोशलाइजेशन स्किल्स में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। फिर इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ फोक कल्चर। रवायती दास्तानें, रवायती मुहावरे, ये सब आपको अपने ग्रेट पेरेंट्स से एज कंपेयर टू योर ओन पेरेंट्स ज्यादा सीखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं, डिफरेंट तबीयत के लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो आप में रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फैमिली आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती है। आपको एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ग्रेट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। इसके साथ साथ जो यंग वंस ऑफ द फैमिली होते हैं, वो फैमिली के सक्सेसफुल लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल कंसिडर करके अपनी एकेडमिकल परफॉर्मेंस और लाइफ में हर रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे की परवरिश में, बच्चे की मेंटल और फिजिकल वेलबींग में। एजुकेशन सिर्फ टीचर्स बच्चों को एक चीज नहीं सिखा सकते। अगर टीचर बच्चों को डिसिप्लिन क्लास में सिखाते हैं कि आप कचरा नीचे नहीं फेंकें, जबकि उस बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स भी कचरा नीचे फेंकते हैं, उसके सिबलिंग्स भी कचरा डस्टबिन के बाहर रखते हैं, तो उससे उस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती, वो बच्चा वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड नहीं हो सकता। पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों इंटरकनेक्टेडली या इंटरट्विन्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं हाउ टू लिव इन अ सोशल सेटिंग, हाउ टू बिहेव इन अ सोशल सेटिंग, हाउ टू परफॉर्म योर डेली लाइफ एक्टिविटीज इन अ वेरी क्वाइट डिसिप्लिन्ड मैनर। पेरेंटिंग एंड एजुकेशन आर इंटरकनेक्टेड। अब हम देखेंगे पेरेंटिंग और एजुकेशन किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और बच्चे को क्या क्या फायदे देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों मिलकर एक बच्चे की लाइफ में मेंटल वेलबींग, डिसिप्लिन, तमीज, ये सब कुछ ला सकते हैं। इसके साथ साथ इसके और क्या फायदे होते हैं? सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है बच्चे को। जब एक बच्चा स्कूल से घर आता है, वो नई चीजें सीख के आता है, लेकिन वो चीजें डिस्कस नहीं होंगी, हो सकता है अगली क्लास में वो बच्चा जाए ये चीजें भूल जाए। लेकिन जिस बच्चे के पेरेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं, आपने आज क्या किया है, वाओ ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, इससे आपने क्या सीखा है, तो इस तरह बच्चे की वो सारी चीजें माइंड में रिफ्रेश या रिमाइंड होती जाती हैं। ये एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है ताकि बच्चा नई नई चीजें सीख सके। ये बच्चे को इनकरेज करता है कि वो मजीद अच्छी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, वो चीजें रिवाइज होंगी और उस बच्चे के माइंड में फिक्स हो जाएंगी। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं। जब पेरेंट और टीचर्स दोनों मिलकर एक साथ बच्चे की कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, जब एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ इश्यूज शेयर करने में या कोई बात शेयर करने में इशू नहीं होगा, तो उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वेल डेवलप्ड होंगे। पेरेंटिंग एजुकेशन के साथ एक पार्टनरशिप पे काम करती है। अगर किसी बच्चे की मेंटल वेलबींग हमें अच्छी चाहिए, वेल डिसिप्लिन चाहिए, तो पेरेंट्स और टीचर्स मिलके काम करते हैं। इससे उस बच्चे की नई चीजें सीखने की सलाहियत इनकरेज होती है, ज्यादा होती है। वो बच्चा रियलिटी को ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, रियलिटी की तरफ ज्यादा होता है। लेट्स सपोज किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन स्कूल में उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही लिबरल माइंडेड है। उससे क्या होगा? बच्चा
अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को मॉडर्न और लिबरल पेश करने के लिए ऐसे बिहेव करेगा जो उसकी रियलिटी नहीं है, जैसा उसका बैकग्राउंड है ही नहीं। उस बच्चे को दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज में रह के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और ये जिंदगी रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर होती है। लेकिन जब पेरेंट और टीचर्स या पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों सेम लेन में आपको सपोर्ट करेंगी तो ऐसा बच्चा रियलिटी की तरफ ज्यादा होगा, रियलिस्टिक वर्ल्ड को ज्यादा करीब से पहचानेगा और यही चीज बच्चे की मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। What are cultural values and beliefs and how they interact with parenting? कल्चरल वैल्यूज क्या होती हैं? कल्चरल वैल्यूज ऐसी रवायात, कपड़े, रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ये सब कुछ है जो कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और बिलीफ्स वो यकीन है, जैसे कि हमारे यहाँ नीचे बैठ के खाना खाने को बहुत अच्छा समझा जाता है, इसलिए किसी और कल्चर में अगर वो लोग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे तो हम उन्हें बुरा कहना शुरू कर देंगे, हम उन्हें अच्छा नहीं समझेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हुज्जतबाजियां करनी शुरू कर देंगे। तो पॉइंट इज कि वो हमारे कल्चर का बिलीफ है कि ये खाना अच्छा है, हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी और कल्चर के लोगों को टेबल पे बैठ के खाने को बुरा समझें, लेकिन ये कल्चरल बिलीफ है। तो कल्चरल वैल्यूज क्या होती हैं? वो ट्रेडिशंस, वो एक्शंस जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, चाहे कपड़े पहनने हैं, चाहे खाना खाना है किसी तरीके से, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। और बिलीव्स क्या है? आपका एक माइंडसेट जो बना हुआ होता है, जो आपके कल्चर या आपके आबा अजदाद ये बात कहते थे अच्छी है, आप भी मानते हैं यही अच्छी है और आइंदा आने वाले भी आप उन्हें यही सिखाएंगे कि ये अच्छा है। अब ये सारी चीजें पेरेंटिंग में किस तरीके से इफेक्ट करती हैं? जब मेरा कल्चरल बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा या मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो मेरी पेरेंटिंग में ये चीज इस तरीके से डालेंगे, बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग में वो चीज मुझे रियलाइज करवाते रहेंगे कि ये चीज अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है और उसके मुकाबले में तमाम चीजें गलत हैं। तो कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ्स बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे। अब कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन पे पेरेंटिंग बहुत गहरा असर छोड़ती है। पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस या डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग इन दोनों बिलीव्स को डिफरेंटली परसीव करते हैं या डिफरेंट हो जाते हैं दोनों ग्रुप्स में। यानी कलेक्टिविस्ट लोग जो होंगे वो उनके कल्चर में इकट्ठे रहने को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाएगा और जो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स रखने वाले लोग हैं उनके कल्चर में किसी बंदे के अपने गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कलेक्टिविज्म का कंसेप्ट क्या है? कलेक्टिविज्म एक ऐसा कंसेप्ट है या कलेक्टिविस्ट कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिस कल्चर में इकट्ठे रहने को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। ओवरऑल आपकी कम्युनिटी के गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू यू। जैसे कि आपकी फैमिली को चाहिए आपने डॉक्टर बनना है तो आपने डॉक्टर ही बनना है, इंडिविजुअल डिजायर्स को पीछे रख दिया जाता है। ये बेसिकली इंटरडिपेंडेंस और कम्युनिटी पे फोकस करती है। इसका ज्यादा फोकस किस पे होता है? कम्युनिटी पे, ना कि एक इंसान पे। इसमें मैं नहीं होती, इसमें हम होती है। और इंटरडिपेंडेंस यानी कि कोई ना कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि मदर्स जो हैं वो बच्चों की अपब्रिंगिंग करती हैं, वो हाउस होल्ड चोर्स जो हैं वो करती हैं, दे डू हाउस वर्क। लेकिन जो फादर होते हैं दे आर द ब्रेड विनर्स। तो ये कलेक्टिविस्ट कल्चर है जिसपे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें ज्यादा फोकस किसी इंसान की जात पे किया जाता है, आप पे किया जाता है, मैं पे किया जाता है। यानी कि एक इंसान को खुद अपने लिए क्या चाहिए, वो इंसान कितना ज्यादा खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड ना करना, अपनी पर्सनल अचीवमेंट पे फोकस करना। तो वो लोग जो कल्चर को ज्यादा फोकस नहीं करते या जिनके कल्चर में उनकी अपनी जात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द होल कम्युनिटी, उन्हें इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स रखने वाला कहा जाता है या इस प्रोसेस को इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, इस कंसेप्ट को इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कल्चर, वहां पे एडल्ट्स को आजादी से अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार होता है, वो अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर कम्युनिटी एंड देयर फैमिली। जेंडर रोल्स एंड पेरेंटिंग, किसी भी कल्चर में जो जेंडर रोल्स होते हैं, जेंडर रोल्स क्या होते हैं? कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियों को लंबी लंबी चादरें या लंबे बाल रखना या चूड़ियां पहनना, या ऐसे हो सकते हैं कि मैरिड गर्ल्स के लिए नोज पिन,
अनमैरिड गर्ल्स के लिए कमीज शलवार और मैरिड गर्ल्स के लिए साड़ी, इस किस्म के डिफरेंट जेंडर रोल स्पेसिफिक कर दिए जाते हैं। और मेल जो हैं वही सिर्फ जीन्स शर्ट पहन सकते हैं या इस किस्म की ड्रेसिंग सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम होते हैं जैसे कि ड्राइव सिर्फ मेल्स कर सकते हैं, कमाना सिर्फ आदमियों का काम है। तो कुछ सोसाइटीज में या कुछ कल्चर्स में ये जेंडर रोल स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं, असाइन कर दिए जाते हैं कि औरतों की हद क्या है और मर्दों की हद क्या है। अब हर कल्चर के सेट किए हुए जेंडर रोल्स उसके पेरेंटिंग स्टाइल पे बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जेंडर रोल हमें क्या बताता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, जबकि जो मर्द हैं वो बाहर जाएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स देखेंगे, दे आर द ब्रेड विनर्स, वही कमाएंगे, तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल स्पेसिफाई किया है, जबकि इन रियलिटी आप भी जानते हैं और मैं भी, औरतें कमा सकती हैं और मर्द भी घर के कामों में हेल्प कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। पेरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड अचीवमेंट। अब किसी भी इंसान का जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो उस इंसान के पेरेंटिंग स्टाइल को अफेक्ट करता है। लेट्स सपोज मेरे पेरेंट्स हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड में जो पढ़ाई लिखाई है उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। मेरे दादा दादी ने ग्रेजुएशन की भी अपने टाइम पे, मेरे पेरेंट्स ने अपने टाइम पे मास्टर्स किए हुए। तो अब मेरे पेरेंट्स मुझसे भी सेम एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। ये सिर्फ फैमिली में मिसाल दी है, लेकिन अगर किसी कल्चर में पढ़ाई को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा जाता है तो उस कल्चर में लोगों के पेरेंटिंग स्टाइल में ही ये चीज़ होगी। वो बच्चों की अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से करेंगे कि वो बच्चों को रियलाइज करवाएंगे कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या उनकी नज़रों में अचीवमेंट की डेफिनेशन क्या है कि वो एकेडमिकली भी परफेक्ट हो और अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल इंसान हो। स्ट्रॉन्ग एकेडमिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी डिसिप्लिनरी मेजर्स भी होने चाहिए, उन्हें वेल डिसिप्लिन्ड वेल मैनर्ड होना चाहिए। इस तरीके से कल्चरल बैकग्राउंड किसी भी इंसान के पेरेंटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है और उसके माइंड में जो एजुकेशन और अचीवमेंट की डेफिनेशन होती है उसे कंप्लीटली चेंज कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी एंड पेरेंटिंग। आपका मजहब और आपके रूहानी अकीदे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में। लेट्स सपोज इस्लाम में दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, तो पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालेंगे कि वो दिन में 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। तो ये मिसाल है किस चीज़ की कि रिलीजन ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है पेरेंटिंग स्टाइल को। इंटरडिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। अब कल्चरल बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस की डेफिनेशंस को और इनके कंसेप्ट को भी टोटली डिफरेंट परसीव करने की सलाहियत देता है। किस तरीके से? जिन कल्चर्स में कम्युनिटी को, फैमिली को, कॉपरेशन को, लोगों के साथ रहने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उस किस्म का कल्चर इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करेगा, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करने को। जिस फैमिली में या जिस कल्चर में औरतों को सिर्फ घर का काम संभालने के लिए समझा जाएगा, उस फैमिली में इंटरडिपेंडेंस होगी। बच्चे अपनी अम्मी पे डिपेंड कर रहे होंगे और हस्बैंड ब्रेड विनर के तौर पे परसीव किया जाएगा। फाइनेंशियली सारी फैमिली एक मेल पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे कल्चर्स जहाँ पे ओवरऑल फैमिली या कम्युनिटी को एक बेसिक फैक्टर की तरह देखा जाता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जबकि वो कल्चर्स जिनमें इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी डिज़ायर्स को, उसके वेलबींग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसमें इंडिपेंडेंस बेसिक फैक्टर होता है या बेसिक आउटकम होता है। ऐसे कल्चर्स जहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि किस तरीके से एक इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है या अपने आप को कामयाब कर सकता है, एक इंसान को अपनी डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस हासिल होती है, वहाँ पे आज़ाद लोग होंगे, उनके पास फ्रीडम होगी, वो अपने डिसीजंस खुद कर सकें। तो हमारा इस स्लाइड का आउटकम क्या हुआ कि जिन कल्चर्स में फैमिली और कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पे ज्यादातर लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। लेकिन जिस कल्चर में आप अपनी ज़ात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हर इंसान अपनी ज़ात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। कल्चरल बैकग्राउंड किसी भी कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों के ग्रुप में डिसिप्लिन और पनिशमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स या डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देता है।
हर कल्चर में डिसिप्लिन और पनिशमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। किसी कल्चर में टांग पे टांग रख के बैठने को कॉन्फिडेंस की अलामत समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से कल्चर्स में इसे बड़ों के सामने बदतमीजी माना जाता है। इसी तरीके से कुछ कल्चर्स में मारपीट करके पनिश करना नॉर्मल समझा जाता है, जबकि बाकी कल्चर्स में इसे वायलेंस समझा जाता है। डिफरेंट वेज ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। स्पैंकिंग और फिजिकल डिसिप्लिन, यानी कि मारपीट से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना। वर्बल रेप्रिमेंड्स, इनमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है या पेरेंट्स के ऐसे जेस्चर्स हैं जिससे वो बच्चों को रियलाइज करवाएं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, जैसे कि पेरेंट्स का बच्चों से बातचीत ना करना, उनका जहां जहां पे अगर वो बच्चों से नाराज हैं, बच्चे अगर उनके पास आके बैठ रहे हैं तो उनका वहां से उठ जाना। टाइम आउट, टेम्परेरीली हम उस सिचुएशन से ही बच्चों को दूर कर देते हैं। लेट्स सपोज बच्चा हमसे पिकनिक की इजाजत मांग रहा है, लेकिन इन द व्यू ऑफ पेरेंट ये गलत बात है, तो वो टेम्परेरीली उस सिचुएशन को ही खत्म कर देंगे। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, ये करते हैं, ताकि उस बच्चे को सोचने का टाइम मिले कि वो जो मांग रहा है वो सही है या गलत है। विड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस, उस बच्चे के पास मौजूद किसी भी चीज को, फोन को या फिर उसकी गाड़ी को, उससे कुछ दिनों के लिए ले लेना, जब तक कि वो डिसिप्लिन बिहेवियर शो नहीं करता। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चे को ये बताना, ये समझाना या अपने एक्शन से इंटरप्रेट करना कि जो डिमांड बच्चे की है या जो बिहेवियर बच्चे का है वो उसके लिए हार्मफुल है। लेट्स सपोज किसी बच्चे के प्लेइंग आवर्स ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, तो उससे लॉजिकली ये चीज एक्सप्लेन करना, या उससे उसके प्लेइंग आवर्स कम करके ये बताना कि देखें आपके प्लेइंग आवर्स कम हुए, स्टडी आवर्स ज्यादा किए आपने, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। सोशल शेमिंग, किसी भी गलती पे उस इंसान को सोसाइटी, फैमिली या बॉस की तरफ से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, वो भी भरी महफिल में, जो उसे फील करवाएं कि उसने कितना गलत बिहेवियर शो किया है। या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि डिफरेंट इनाम देके, अगर किसी ने कोई अच्छा बिहेवियर शो किया है, अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस शो की है, तो उसे हम चॉकलेट दे देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो बच्चा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से पेरेंटिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब कि कल्चर के डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से पेरेंटिंग में डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बैरियर। अगर पश्तो बोलने वाले सिंधी बोलने वालों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें एक लैंग्वेज बैरियर होगा जिसकी वजह से वो अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते हैं, और इनके पेरेंटिंग स्टाइल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेट्स सपोज किसी इंसान के पेरेंट्स दोनों डिफरेंट कल्चर से हैं। मॉम जो है वो बलोची हैं और फादर जो है वो सिंधी हैं। इनके जो कल्चरल इफेक्ट्स है पेरेंटिंग स्टाइल्स पे वो तो नुमायां होंगे ही, दोनों अपने अपने कल्चर के हिसाब से पेरेंटिंग करेंगे, लेकिन इनके स्टाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, क्योंकि अपने कल्चर को ज्यादा अच्छे से ये खुद जानते हैं, ये उससे ज्यादा फेमिलियर हैं। दूसरे पेरेंट को उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होगी। इस वजह से इन रिवायात को बैलेंस करने में और अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि कल्चर के डिफरेंट होने की वजह से पेश आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी के फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे ये होते हैं कि हमें डिफरेंट कल्चर्स को पहचानने का एक्सपोजर मिलता है। अगर एक सिंधी ने एक बलोची से शादी कर लिया तो उसे बलोच कल्चर को या बलोचियों के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहेंस होंगे क्योंकि वो किसी और इंसान के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने का स्किल भी हासिल करेगा। उसके जो स्किल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे और डिफरेंट कल्चर्स के की तरफ उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी।